हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं टर्मिनोलॉजी और कुछ क्रॉसेस के बारे में। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे मेंडलिज्म। तो आज से हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है मेंडलिज्म। तो यहाँ पर देखो, मेंडलिज्म की बात है तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली ग्रेगर जॉन मेंडल। ये लगभग 1822 में पैदा हुए और पढ़ाई लिखाई में कोई ज़्यादा खास होशियार थे नहीं। पढ़ने गए तो वहाँ पर ये फेल हो गए, ज़्यादा अच्छा आगे पढ़ नहीं पाए। लेकिन वहाँ से लौटकर ये एक चर्च में पादरी बन गए, फादर। और फिर वहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट करने, इनकी साइंस में कुछ अलग करने का विचार इनके दिमाग में आया। अच्छा, इनके दिमाग में ये आया कि पिछले जो वैज्ञानिक हैं जो ये काम कर रहे हैं, वो आगे के जो कार्य हैं या अपने कामों में सफल क्यों नहीं हो पा रहे। तब जाकर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को किया या परफॉर्म किया। लेकिन ये इनका दुर्भाग्य रहा कि जब तक ये जीवित रहे और मरने के 16 साल तक भी इनके कार्य को किसी ने भी सराहा नहीं। तो हम पहले बात करते हैं प्री मेंडलियन, यानी कि मेंडल से पहले भी जेनेटिक्स पर किसने खोज की। तो हम ज़्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे। कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं, वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कुछ खोज की है, उससे ऊपर बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर 2 वैज्ञानिकों का नाम आता है, एक है कोलर-यूटर और एक है नाइट। उससे पहले भी अगर हम जाएं तो 2 थ्योरी चलती थी जेनेटिक्स में। या देखो, जेनेटिक्स के देखो हर आदमी ये पहले जानता था और आज भी जानता है ये चीज़, तो कि जिस तरह का पेरेंट होता है उसकी संतानें या उसकी जो पीढ़ी है वो वैसी ही होती है, बदलती नहीं है। उसके जो करेक्टर्स हैं, जो गुण हैं, वो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो 2 थ्योरी थी। सब पहली थ्योरी ये बताती है कि जो हेरिडिटरी, जो आनुवांशिकता जो है, इनकी जो वंशागति है, वो स्पीसीज से स्पीसीज के अंदर होती है। जैसे हम कहें कि भाई कुत्ते से कुत्ते के अंदर, बिल्ली से बिल्ली में, और इस तरह से होती है। लेकिन अब बात ये आती है कि अगर मान लीजिए हेरिडिटी इस तरह से होती, यानी कि इनमें वेरिएशंस नहीं होते। आज हम जानते हैं, मैंने वेरिएशंस के बारे में बहुत अच्छे से आपको बताया है कि अगर वेरिएशंस नहीं होते और धीरे धीरे ये जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं ये चलती रहती, यानी कि ये जो हेरिडिटी है वो स्पीसीज से स्पीसीज में चलती रहती, तो फिर मेरे हिसाब से आगे जाकर के सेम स्पीसीज पैदा हो जाती। तो देखो, पहली वाली जो बात है उसमें जिराफ है भाई। तो ऐसा माना जाता है कि जिराफ का जो जन्म है वो कैमल और लियोपार्ड दोनों के बीच में क्रॉस कराने से हुआ है। यानी कि हेरिडिटी जो है ना वो स्पीसीज से स्पीसीज चलती है, कहने का मतलब यह है। तो इसके लिए जिराफ का नाम जिराफा कैमेलियोपार्डेलिस है। यानी कि इसमें 2 चीज के नाम, जिराफा कैमेलियोपार्डेलिस, जिराफा कैमेलियोपार्डेलिस। तो कैमल और लियोपार्ड 2 के साथ जब क्रॉस करवाते हैं तब जिराफ का जन्म होता है, ऐसा पहली थ्योरी से माना जाता था।
उसके बाद जब दूसरी थ्योरी आई तो उन्होंने बताया कि जो ट्रेड्स होते हैं वो डायरेक्ट जाते हैं, स्पीसीज से स्पीसीज में नहीं बल्कि डायरेक्ट जाते हैं, और वो जाते हैं वही स्मॉल स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं जेम्यूल, ये इनको हम बाद में आगे जाके गेमीट कहा। तो ये इन्होंने बताया था। अब ये जो है ये कहानी ये मेंडल से पहले की है, यानी कि मेंडल से पहले यही सिद्धांत चलते थे और इन सिद्धांतों को कोई खास ज्यादा मान्यता या जो पॉपुलैरिटी मिली नहीं, क्योंकि ये कोई भी सिद्धांत अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाता, मतलब प्रमाण नहीं दे पाता है सही तरह से, इसलिए ये सभी सिद्धांत खारिज हो जाते हैं। उसके बाद अब जो स्टार्टिंग होती है, अब आते हैं कोलेर-यूटर। कोलेर-यूटर, तो कोलेर-यूटर सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन करवाया टोबैको के प्लांट्स में। इन्होंने देखो टोबैको जो प्लांट्स थे वो काम में लिए थे अपने हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन इन्होंने ही करवाया था। सबसे पहली हाइब्रिड वैरायटी मक्का में 1920 में सल ने बनाई थी। ये अभी हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, तब जाके हम बात करेंगे। तो इन्होंने क्या देखा कि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, ऑफस्प्रिंग्स मतलब जो इनकी पीढ़ियां हैं, F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, वो जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो वेरिएबल हैं, यानी कि उनके अंदर वेरिएशन से अपने पेरेंट्स से अलग है। लेकिन वही बात है कि स्थिति ये हो गई कि इन्होंने कोलेर-यूटर, उसके बाद देखो नाइट जो है, एक नाइट और वैज्ञानिक आए थे नाइट, इन्होंने तो पी को ही, जो पाइसम सेटाइवम है, ये कई बार आता है। पाइसम सेटाइवम, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सेटाइवम को ही काम में लिया था। ये लेग्यूमिनेसी अर्थात फैबेसी कुल के पेपिलियोनेटी उपकुल का सदस्य है मटर। तो मटर जिसको हम कहते हैं, तो नाइट ने पाइसम सेटाइवम के अंदर जो फ्लावर कलर है उसके दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, नंबर 1 इज पर्पल फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर के बीच में क्रॉस करवाया, और उन्होंने पाया कि जो F1 पीढ़ी है उसमें पर्पल कलर के फ्लावर्स ही प्राप्त होते हैं। लेकिन जब उन्होंने आगे करवाया, आगे जाके F2 पीढ़ी, फिर F3 पीढ़ी एंड आगे की और पीढ़ी, तो उन्होंने देखा कि पर्पल फ्लावर एक पीढ़ी में प्राप्त होता है, लेकिन आगे की जब पीढ़ियां चलती हैं तो उन पीढ़ियों में दूसरा जो लक्षण है वो भी दिखाई देने लगता है। कोलेर-यूटर एंड नाइट, लेकिन इनके कामों को मेंडल की तरह सफलता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? इसका कारण है कि इन्होंने जो अपने रिजल्ट्स थे वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना लिए। दूसरी बात ये थी कि उस समय किसी तरह की कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर, कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह थे नहीं, तो इसलिए हाथ से ही करना पड़ता था। तो उन्होंने ये जो कैलकुलेशन वगैरह की, तो उसमें ये किसी भी रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाए। दूसरा ऐसा माना जाता है कि मेंडल क्यों सक्सेस हुआ, इसकी हम बात आगे करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि सभी कैरेक्टर को एक साथ लेकर के स्टडी की। देखो दूसरी बात कि उन्होंने F1 का भी रखा, F2 का भी रखा, फिर F3 का भी,
आगे करते तो चले गए, लेकिन ये जो कैलकुलेशन है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि ये इसका बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं निकाल पाए। इसलिए ये बिना किसी निष्कर्ष पे पहुंचे अपने काम तो कर गए, लेकिन ये आगे सक्सेसफुल नहीं रहा। उसके बाद अब मेंडल आते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इनको सफल माना सफल तो क्या मतलब, जब तक ये जीवित रहे उसके 16 मर गए उसके 16 साल बाद इनके कार्य को सराहा गया। तो सबसे पहले हम मेंडलिज्म में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पाइसम सेटाइवम का प्लांट, यानी जिसको हम कहते हैं पी मटर, इसी चुना। देखो मेरे हिसाब से, हालांकि अब तो ये क्या है कि बुक्स वगैरह जो है वो सब हमने लिखी है, तो इसलिए हम बता देते हैं कि मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना। उन्होंने सरसों का पौधा, गेहूं का पौधा या किसी और क्रॉप का पौधा क्यों नहीं चुना। इसके पीछे मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं। जहां तक सोचने वाली बात है कि मेंडल जिस जगह पर रहते थे, जो चर्च था, उसके आसपास के एरिया में मटर ही पैदा होता था। दूसरी बात कि मटर जो है वो पूरे वर्ष में कई बार लगाया जाता था। ठीक है। तीसरे और चौथा जो है वो कोलेरियूटर से था कि इसमें एक टेक्निक तो दे ही दिया था कोलेरियूटर ने हाइब्रिडाइजेशन की, तो उन्होंने उसी का यूज किया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मेंडल के दिमाग में ये बात बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं सिर्फ मटर के पौधे को चुनूंगा, बल्कि ये उस जगह पर आसानी से अवेलेबल था जहां वो रहते थे, उसके बिल्कुल वहीं पर था, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे को चुना। वरना ऐसा थोड़ी था कि मटर तो यहाँ पर खूब सारी हो रही है और वो मटर के पौधे को छोड़कर 2 किलोमीटर दूर सरसों के खेत में जाएंगे क्रॉस करेंगे। जो चीज हमको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी हम तो उसी का यूज करेंगे ना, चाहे भले थोड़ी बहुत दिक्कत ही क्यों ना हो। तो उन्होंने अपने रहने के साथ ही जो खेत था जिसमें वो मटर उगी हुई थी, उसी खेत को उन्होंने यूज किया। अब इसके 4 कारण माने जाते हैं। पहला कारण तो ये है कि इसे आसानी से उगाया जा सकता है। ये बिल्कुल सिंपल सा है, उगा तो हम किसी भी क्रॉप को आसानी से सकते हैं जो फसल है। दूसरा कारण ये है कि इसमें देखो उस समय जब मेंडल काम कर रहे थे, देखो मैं लिखता हूं उसमें नंबर 1, इसे आसानी से उगाया जा सकता है, इजीली ग्रो, और एक वर्ष में कई पीढ़ी प्राप्त हो जाती है, यानी कि इसकी हम एक साल में कई पीढ़ियां प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, देखो मेंडल ने जब इस मटर के पौधे को चुना था या मटर की जो पौधा लिया था, तो उस समय लगभग बहुत सारी वैरायटी थी, बहुत सारी वैरायटी। तो मेंडल ने भी 32 वैरायटी का सिलेक्शन किया था और 32 वैरायटी में से इन मटर के पौधों को चुना, 32 वैरायटी में से। तो उन्होंने 7 लक्षण जिनको कहते हैं 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि 32 वैरायटी थी, 32 वैरायटी में से इन्होंने प्लांट सेलेक्ट करके उनमें 7 जोड़ी लक्षण देखे, 7 जोड़ी लक्षण। तो लक्षण ऐसा नहीं कि केवल ये 7 ही हैं, इन्होंने 7 जोड़ी लक्षण देखे जो एक दूसरे के विपर्यासी हैं। अब देखो विपर्यासी में और विपरीत में वही अंतर होता है कि जैसे मान लीजिए
हाँ, यहां पर एक चीज समझ लीजिए कि उन्होंने लिए लक्षण और लक्षण के बन गए दो ट्रेट। वो मैं यहां पर बताऊंगा आपको। उन्होंने लक्षण लिए थे और लक्षण के बन गए ट्रेट। तो आपको मेरा जो सेकंड वीडियो है वो आपको जरूर देखना पड़ेगा कि लक्षण और ट्रेट में, कैरेक्टर और ट्रेट में क्या अंतर है। ठीक है, तो इन्होंने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं जिनको हम आसानी से पहचान सकते हैं। तीसरा, मटर स्वपरागित होती है। ठीक है, लेकिन इसमें आसानी से पर परागण करवाया जा सकता है। इसमें आसानी से पर परागण करवाया जा सकता है। देखो, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि स्वपरागित वो फसलें होती हैं या सेल्फ पोलिनेटेड वो क्रॉप्स होती हैं जिनमें एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट पाए जाते हैं। दूसरी बात, दोनों एक समय पर ही परिपक्व होते हैं। तो एक परागकण की फ्लावर के अंदर दो चीजें हैं। जैसे देखो, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये एक फ्लावर है, इस तरह से। तो यहां पर इसका ये ओवरी है, अंडाशय। यहां से चलेंगे तो ये परागकण, इसको हम कहते हैं पुंकेसर, जो परागकोश में बनते हैं। तो ये परागकोश है और ये पुतंतु है। ठीक है, यहां पर होगा दल, इस तरह से। ये हम डिफरेंट कलर से ले लेते हैं। चलो, दल है, अब इसका कोई मतलब नहीं बनता। देखो, ये पराग पुतंतु, ये इसका वर्तिकाग्र स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवेरी। तो ये सीधे यहाँ पर दे देते हैं। तो इस तरह के फ्लावर जो खुद के ही परागकण से परागित होते हैं उनको हम स्वपरागित कहते हैं। और जो खुद के फ्लावर यानी खुद के परागकण से पॉलिनेट नहीं होते, उनके लिए किसी दूसरे पादप से या दूसरे पुष्प से परागकण चाहिए, उन्हें हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड। तो स्वपरागित होती है मटर। अब अगर हमें पर परागण करवाना हो तो पर परागण करवाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पुष्प में से इन पराग कणों में जो उमंग है इनको हम बाहर निकाल देते हैं, केवल ये बचता है। अब पर परागण के लिए हम जिस भी पुष्प का परागण या परागकण इसके ऊपर लाना चाहते हैं वो आसानी से यहाँ पर ला सकते हैं। तो ये पर परागण होता है। ठीक है, जिसको हम क्रॉसिंग कहते हैं, क्रॉसिंग। और पुंकेसरों को हटाने की जो क्रिया है उसको हम इमेस्कुलेशन या विपुंसन कहते हैं। पुंकेसरों को हटाने की क्रिया, ये भी ध्यान रखना कि पुंकेसरों को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है, पुंकेसरों को हटाने की क्रिया इमेस्कुलेशन या विपुंसन कहलाती है। तो विपुंसन के द्वारा हम पर परागण भी आसानी से करवा सकते हैं। ये उनका तीसरा वो था। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 ही थे, बाकी हम इसको छोटे से उसमें उगा सकते हैं, ज़्यादा इसकी केयर नहीं करनी पड़ती। तो इस तरह से, और इस समय जब ऑफस्प्रिंग बनती हैं, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो जाएंगे तो पीढ़ियां जो बनती हैं उनके अंदर ये जो कैरेक्टर्स इन्होंने लिए थे ये सभी कैरेक्टर्स आसानी से ऑब्जर्वेबल थे, आसानी से ऑब्जर्वेबल थे। अब इन्होंने कौन से कैरेक्टर लिए वो आप यहां पर देख लीजिए। मेंडल ने 7 जोड़ी कैरेक्टर चुने थे भाई। कौन कौन से कैरेक्टर लिए? देखो, धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जेनेटिक्स में पढ़ने में बड़ा मजा आता है। देखो, यहां पर हम डालेंगे कैरेक्टर, कैरेक्टर
या हम लिखेंगे डोमिनेंट, यानी कि प्रभावी, डोमिनेंट प्रभावी, या हम लिखेंगे रिसेसिव, अप्रभावी। और वहां पर अनुपात लिख सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहला जो करैक्टर उन्होंने लिया था वो था फ्लावर कलर। फ्लावर कलर। अब यहां देखिए, थोड़ा समझ लीजिए कि करैक्टर में और ट्रेट में क्या अंतर है। देखो, फ्लावर कलर है, ये एक करैक्टर है कि पुष्प का रंग एक करैक्टर है, लेकिन वो कैसा बनेगा, पर्पल है, व्हाइट है, रेड है, ब्लू है, पिंक है, ये एक ट्रेट है। ठीक है, जिस तरह का जीन होगा उसी तरह का पुष्प बन जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने जो फ्लावर कलर लिया था उसके लिए इनके पास दो ऑप्शन थे या दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, ट्रेट थे। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट पहला था पर्पल, या तो पुष्प पर्पल हो सकता है या फिर पुष्प का कलर व्हाइट हो सकता है। ठीक है, या तो पुष्प पर्पल हो सकता है या फिर पुष्प व्हाइट हो सकता है। उसके बाद दूसरा उन्होंने लिया सीड कलर। सीड कलर, तो सीड कलर जो है वो दो प्रकार का था, एक तो था येलो और एक था ग्रीन। अब देखो, ये जो है ना विपरीत नहीं है। देखो, पर्पल का अगर हम देखें, अगर व्हाइट ब्लैक होता तो हम कहते भी कि व्हाइट सफेद का जो काला है वो विपरीत है, लेकिन क्या सफेद का विपरीत पर्पल होता है या फिर येलो का विपरीत ग्रीन होता है? ऐसा तो कुछ नहीं है, बल्कि ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, विपर्यासी लक्षण है जो उसके अंदर देखे गए थे। ठीक है, इन 7 जोड़ी लक्षणों को, ये जोड़ी है इस तरह से, अगर एक पुष्प का रंग पर्पल है तो दूसरे पादप में वही व्हाइट है, इसमें येलो कलर का सीड बन रहा है तो यहाँ पर ग्रीन है। मटर में आपने दो ही तरह से देखा होगा, या तो मटर ग्रीन होती है और या फिर मटर जिससे दाल बनती है वो होती है येलो, चिकन दाना होता है उसका, या तो येलो होती है या फिर ग्रीन होती है। उसके बाद सीड कलर के बाद तीसरा जो करेक्टर है वो इन्होंने लिया सीड शेप। देखो, सीड शेप दो प्रकार का है, एक तो है राउंड, गोल, बिल्कुल गोल राउंड, और एक था रिंकल्ड, रिंकल्ड झुर्रीदार, गोल है या फिर झुर्रीदार है। उसके बाद उन्होंने लिया पोड कलर, फली का रंग, पोड कलर। तो पोड कलर में या तो पोड ग्रीन है या फिर पोड येलो है। तो जैसे मैं लिख रहा हूं ये सब प्रभावी लक्षण है जो आपको F1 पीढ़ी में दिखाई देंगे, और ये सब अप्रभावी लक्षण है जो छिपे रहेंगे। उसके बाद पोड शेप, देखिए पोड शेप, पोड शेप, फली का आकार कैसा है। देखो, फली दो प्रकार की होती है, एक तो वो होती है जो बिल्कुल ऊपर से सपाट होती है, एक वो होती है जो मतलब उभरे हुए बीज जिसके अंदर होते हैं, उभरे हुए। ठीक है, या तो इन्फ्लेटेड होती है या फिर कंस्ट्रक्टेड होती है, इस तरह से। उसमें आपको दाने भी, अगर आप बाहर से न लाएंगे दाने आपको दिखाई दे जाएंगे, या गिन सकते हो कि इसके अंदर इतने दाने हैं। सरसों की फलियां ऐसी ही होती है, कंस्ट्रक्टेड। तो या तो पोड इन्फ्लेटेड होती है
यानी कि समतल होती है बिल्कुल, उसमें आपको दाने अंदर से बिल्कुल भी पता नहीं चलेंगे कि कितने होते हैं। और या फिर होती है इन्फ्लेटेड होती है, या फिर होती है कंस्ट्रिक्टेड। कंस्ट्रिक्टेड संकुचित जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अगर आपने मटर देखी होगी तो घरों में हम ज्यादातर देखो ये यूज करते हैं भाई, येलो एंड ग्रीन और राउंड एंड रिंकल। अगर आपने कोई पनीर बनाया हो तो उसमें आप जो सिकड़ी हुई इसकी बाह्य त्वचा होती है, पिचका मटर जो ग्रीन कलर की होती है उसे यूज करते हैं। और दाल के लिए हम हमेशा गोल और पीले बीज वाली। उसके बाद फ्लावर ओरिएंटेशन, यानी कि फ्लावर कहाँ लगता है, फ्लावर पोजीशन, इसको हम कहते हैं फ्लावर पोजीशन, कि फ्लावर किस जगह पर लगता है। तो या तो देखो वो लगेगा एक्साइल, इनकी एक्सिस में अक्ष पर लगेगा, या फिर वो लगेगा टर्मिनल, तो इसको हम कहते हैं एक्सियल, या इसको हम कहेंगे या तो लगेगा वो एक्सिस पर या फिर लगेगा अंत पर। और एक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी हम बात बहुत ज्यादा करते हैं, प्लांट हाइट। एक लिया था नॉर्टाल और दूसरा लिया था ड्वार्फ की बोना। तो ये 7 जोड़ी कैरेक्टर उन्होंने मटर के पौधों में देखे और इन 7 जोड़ी कैरेक्टर को उन्होंने अपने स्टडी के लिए चुना। अब ये जो कैरेक्टर है इनको विपरीत नहीं कहते हैं, बल्कि हम इनको कहते हैं कि ये विपर्यासी हैं, एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग हैं। यहाँ पर देखो फिर समझ लीजिए, ये कैरेक्टर है और ये सब ट्रेट है। कैरेक्टर तो ये होता है, जैसे फ्लावर कलर, पुष्प का रंग कैसा है, तो पुष्प का रंग यहाँ पर 2 प्रकार के ट्रेट हैं, एक तो पर्पल होता है, एक व्हाइट। तो इनको हम कहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स नहीं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ये है, ठीक। इनमें ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। अब हम आगे बात करेंगे मेंडल के नियम, जो मेंडल्स की जो लॉ है वो क्या कहते हैं। देखो इसमें हमको पता है कि जो प्रभावी लक्षण है F1 पीढ़ी के अंदर केवल यही दिखाई देंगे, ये F2 पीढ़ियां बनेंगी जितने भी हैं। तो F1 पीढ़ी में ऐसा नहीं होता है कि जो डोमिनेंट होता है, जो रिसेसिव है वो छिप जाता है, नहीं, वो छिपता नहीं है, बल्कि वो इसके प्रभाव से दबा रहता है। तो जो दुनिया भर के डिजीज के जीन्स हैं, वो जीन्स एक प्रभावी जीन की कंडीशन के कारण दबे हुए हैं, रिसेसिव हैं। डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों हैं। अगर वो रिसेसिव हो जाते हैं, यानी कि अप्रभावी हो जाते हैं, तो फिर वही रोग मानव के अंदर दिखाई देता है। ऐसे दुनिया भर के रोग हैं। ये रोग जिनको मैं कह रहा हूँ, इस तरह के रोग आनुवांशिक होते हैं, जेनेटिक, यानी कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते हैं। जैसे थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, और भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सभी जितने भी आनुवांशिक रोग हैं उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। तो आप ये देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। मेरी वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।